बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स, और उसमें एग्जांपल्स डिस्कस की थी हमने पैकिंग बिहेवियर्स ऑफ गर्ल्स और यार्निंग की, कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, nervous potential. Remaining portion of this lecture will be discussed today: synapse, synaptic facilitation and post synaptic potentials. उनको हम आज डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ये लास्ट लेक्चर्स जो हमने पढ़ा था फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स के हवाले से, नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स, बेसिक टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, रिफ्लेक्स एक्शंस, as well as details of nerve impulse were discussed. Synapse, it refers to a junction. Syn mean together and apse mean pairing. Wherever two cells are making junction with each other, it's called synapse. एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर ले। कुछ स्टूडेंट्स इस स्पेस को, जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान या दो सेल्स के दरमियान जो स्पेस है, क्लेफ्ट है, उसको साइनैप्स बोल रहे होते हैं। साइनैप्स इज नॉट द नेम ऑफ अ स्पेस। साइनैप्स एक एक्चुअली जंक्शन को बोलते हैं, जैसा ये बॉक्स शो कर रहा है यहाँ पे, इट्स साइनैप्स। साइनैप्स के जो दोनों सेल्स के दरमियान स्पेस है, दैट स्पेस इज ओनली नाउन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनैप्स एक ग्रेटर टर्म है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी आ जाती हैं। अच्छा, साइनैप्स की फंक्शनिंग क्या है? यानी नर्व इंपल्स तो लास्ट डे हमने पढ़ा, दैट impulse transmission from one neuron to the other neuron is transmitted through synapse. Synapses basically दो types के होते हैं। Number one, chemical synapses, जिनकी डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, when neurons communicate with each other through neurotransmitters. And the other type of synapse is electrical synapse, electrical junctions. अगर दो सेल्स, दो न्यूरॉन्स के दरमियान उनकी मेम्ब्रेन आपस में ज्वाइंट है, कनेक्टेड है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है इज अ डायग्राम ऑफ केमिकल साइनैप्स। ये मोर कॉमन है, इन्हीं की डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं और इन्हीं के रेफरेंस से बाकी टर्मिनोलॉजीज भी। बट इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस, दे डू अकर इन कार्डियक मसल्स as well as in certain parts of central nervous system. इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस भी होते हैं, केमिकल साइनेप्सिस भी होते हैं। हम केमिकल साइनेप्सिस में बात कर रहे हैं कि जब इंपल्स एक न्यूरॉन के अलोंग ट्रेवल करते हुए किसी एंड पे पहुंचती है, तो बिल्कुल एंड के ऊपर कुछ कैल्शियम चैनल्स होते हैं। कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और कैल्शियम रश करती है इनटू द न्यूरॉन। जैसे ही कैल्शियम इसमें इनवर्ड एंटर होगी, कैल्शियम विल बाइंड एट द साइट ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स और मेम्ब्रेन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स। या आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स में कैल्शियम को शो किया गया है, कैल्शियम इज मूविंग इन। और ये इंपल्स की ट्रांसमिशन पे डिपेंड करता है कि जब इंपल्स एंड पे आती है तो कैल्शियम मूव करती है। कैल्शियम की एंट्री से साइनेप्टिक वेसिकल्स दे स्टार्ट फ्यूजिंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन, जिसे हम नाम दे रहे होते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करते ही ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इस क्लेफ्ट में यानी स्पेस में आ जाते हैं जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान होती है, दैट इज नाउन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। एंड इफ यू आर क्लोजली लुकिंग एट दिस डायग्राम, ये जो आपके पास सी डायग्राम बनी हुई है, इसमें पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये जो सेकंड डिस्क के ऊपर मैंने अभी मार्क किया, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। इट्स हैविंग मल्टीपल रिसेप्टर साइट्स। वो न्यूरोट्रांसमीटर टाइप पे डिपेंड करेगा कि जिस तरह का रिसेप्टर होगा उसी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर उधर बाइंड कर सकता है, जो कि वहां पे मौजूद स्पेसिफिक आयनिक चैनल्स को, आयन चैनल्स को ओपन करेगा। अब ये सोडियम चैनल्स भी हो सकते हैं जिनको वो ओपन करे, पोटेशियम चैनल्स भी हो सकते हैं और क्लोराइड आयन चैनल्स भी हो सकते हैं जिनको
पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवेट करते हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा कि साइनेप्स में जो एक इंपल्स आ रही होती है, ये सेकंड न्यूरॉन को या सेकंड सेल को हमेशा स्टिमुलेट ही नहीं करती नर्व इंपल्स के लिए। Impulses coming from one neuron may cause inhibition or stimulation of the next neuron. It depends upon the ion channel being opened by the neurotransmitter. अगर न्यूरोट्रांसमीटर ने सोडियम आयन चैनल्स को ओपन किया, ऑब्वियसली इट विल ट्रिगर इंपल्स और एक्शन पोटेंशियल इन द नेक्स्ट न्यूरॉन। लेकिन अगर इनकमिंग इंपल्स ने पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर दिया, तो आपको पता है पोटेशियम चैनल से तो पोटेशियम आउटवर्ड मूव करती है, उससे तो हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी, फर्दर नेगेटिविटी हो जाएगी सेल के अंदर। और आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, जब सेल अंदर से प्रीवियसली आप कह लें ज्यादा नेगेटिव हो जाए तो फिर इंपल्स जनरेट नहीं होगी। इसी तरह कोलॉइड एंड चैनल्स भी, कोलॉइड एंड चैनल्स का इन्फ्लो तो होगा लेकिन वो नेगेटिवली चार्ज हैं, जिस वजह से हाइपरपोलराइजेशन होगी। तो सिनेप्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, ये स्टिमुलेटरी भी हो सकती है बेटे और इनहिबिटरी भी। आई होप सो इसको फिजियोलॉजी में भी आपने लास्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया होगा। न्यूरोट्रांसमीटर की डिफ्यूजन के बाद इस चीज पे डिपेंड करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर ने डीपोलराइजेशन कॉज किया या हाइपरपोलराइजेशन। इफ देयर इज अ डीपोलराइजेशन इज द सेकंड न्यूरॉन, ये जैसे सेकंड न्यूरॉन हमने अभी देखा, अगर सेकंड न्यूरॉन के अंदर डीपोलराइजेशन है तो ऑब्वियसली इट इज एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। और अभी अभी मैंने डिस्कस किया कि डीपोलराइजेशन इस बेस पे होगी अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स ने सोडियम आयन चैनल्स को ओपन किए। इफ न्यूरोट्रांसमीटर्स दे एक्टिवेट सोडियम आयन चैनल्स, लेकिन अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स ने सोडियम आयन चैनल्स की बजाय पोटेशियम आयन चैनल्स को ओपन कर दिए, तो पोटेशियम आयन चैनल्स को ओपन करने की वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी, क्योंकि पोटेशियम आउटवर्ड मूव करेगी। और हाइपरपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। इससे इनहिबिशन हो जाती है, पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल इनहिबिट हो जाएंगे, which ultimately reduces the likelihood of spike production. स्पाइक हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल को, किसी भी पॉइंट पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना था ऑब्वियसली वो जनरेट नहीं होगा। एंड सो एग्जैक्टली हाउ लाइकली इट इज दैट इन a spike in a presynaptic cell will stimulate a spike in the postsynaptic cell with which it communicates। मतलब एक न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स कि एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है या इनहिबिटरी है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, अगर सेकंड न्यूरॉन ऐसे चैनल्स ओपन हो गए हैं कि सेकंड न्यूरॉन के इनसाइड पॉजिटिविटी नहीं आई, सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं हुआ, तो सेकंड न्यूरॉन में एक्साइटेशन डेवलप नहीं होगी। जस्ट 1 मिनट बेटा। हम बात कर रहे थे दैट पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स इनहिबिटरी भी हो सकता है और स्टिमुलेटरी भी हो सकता है। जस्ट लुक एट दिस। पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल मींस द पोटेंशियल्स व्हिच आर गोइंग टू बी जनरेटेड इन द सेकंड न्यूरॉन। जो सेकंड न्यूरॉन के अंदर सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होंगे उन्हें हम पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स कहते हैं। एंड दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, excitatory as well as inhibitory. Excitatory post-synaptic potential, as the diagram indicates, ये पोलराइज या रेस्टिंग स्टेट है जब न्यूरॉन की इनसाइड नेगेटिविटी में, नेगेटिव साइड पे अगर उसमें थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी जनरेट होती है तो ये एक स्पाइक, एक एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन है। और ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि क्या न्यूरॉन के अंदर सोडियम चैनल्स ओपन हुए और क्या न्यूरॉन में सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ है। अगर सोडियम इन्फ्लक्स होता है और जो न्यूरोट्रांसमीटर ने पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड किया था उन्होंने सोडियम आयन चैनल्स को ओपन कर दिया, तो एक्साइटेशन बिल्ट होगी। एज रिटन है, अ डीपोलराइजिंग पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल इज कॉल्ड एन एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ये डीपोलराइजेशन हुई है इस पॉइंट पे, अगर आप देख सकें फर्स्ट डायग्राम में, तो ये डीपोलराइजेशन का मतलब है यहाँ पे एक्साइटेशन जनरेट हुई है। एंड
EPSP, mean excitatory postsynaptic potential, is produced when the movement of ions makes the inside of the cell more positive. And if the neuron is depolarized to the threshold, an action potential is generated and more sodium ions move into the cell. Action potential generate होगा और ज़्यादा sodium ions inward आएंगे, it means कि nerve impulse generate होगी. In case of inhibitory postsynaptic potential, a hyperpolarizing postsynaptic potential is termed as inhibitory. भाई हाइपरपोलराइजेशन कैसे होगी? न्यूरॉन उसकी इनसाइड जो कि पहले ही नेगेटिव है वो मजीद नेगेटिविटी की तरफ कैसे मूव कर गई? An inhibitory postsynaptic potential is produced when the movement of ions make inside of the cell more negative. अब ये more negative दो तरह से हो सकती है. Either potassium leaks out or further more chloride ion they move in. It is known as braking system of the neuron. यानी synapses के through inhibition भी हो रही होती है और stimulation भी हो रही होती है. तो ये दो terms आपने याद रखनी है post synaptic transmission से related कि post synaptic potential either stimulatory हैं जिन्हें हम excitatory potentials कह रहे हैं और either they are inhibitory post synaptic potentials. ये दोबारा से एक फ्लो चार्ट से आपको उसी डायग्राम को रीइंफोर्स किया जा रहा है विद अ लिटिल बिट डिफरेंट रीडिंग्स. ये आप फर्स्ट डायग्राम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं that excitatory postsynaptic potential provides a small local depolarization and it generally results from opening of sodium ion channels. While on the other side, the second diagram, you can see it's inhibitory postsynaptic potential or it generally results from potassium leakage or chloride ion influx. So it's provide a small local hyperpolarization. ये hyperpolarization की वजह से होगी. Well, the human brain approximately contains 10 per 12 nerve cells, and so it might seem that trying to understand the neural machinery of our own behavior is a task that is beyond our abilities. बहुत complex है, इसे हम बोलते हैं brain is least understood and most complex part of the body. Fortunately, nerve cells are all remarkably similar to one another in terms of their mode of transmission, mode of operation across the whole animal kingdom. सभी एनिमल्स में न्यूरॉन्स का काम करने का तरीका आपने पढ़ा है via impulse transmission. This means that neurobiological and technical breakthrough that are currently being made in this exciting and fast moving area of animal behavior could have a real impact upon our understanding of our machinery for behavior. Behavior को अगर हम understand करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम nervous system के pathways, nervous system की communication इसको recognize कर सकें. Stimulation inhibition का concept आप पढ़ चुके हैं. When the membrane of the neuron depolarizes the cell, it is stimulated and signal transmission will take place. अभी अभी आपने इसको पढ़ा excitatory postsynaptic potential के हवाले से. और अगर उसमें hyperpolarization होती है जो target cell है तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको मेम्ब्रेन को हाइपरपोलराइज करने के बाद इनहिबिशन कर रहे होंगे, उस मैसेज को रोक रहे होंगे वहां पे. The action potential, if the interior of the neuron is made to have greater positive charge, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया, then the resting potential, the membrane will depolarize. और depolarization का मतलब ही होता है मेरे बेटे कि ये excitation हो रही है, impulse transmission हो रही है. Depolarization tend to be excitatory in nature, stimulating activity in the neuron, जबकि hyperpolarization it tends to be inhibitory. If the charge change related to the depolarization is sufficiently large, a very particular electrical phenomena called a spike will be triggered. यानी अगर चार्ज ज्यादा चेंज हुआ है, स्लाइड चेंजेस भी आते हैं, बट ये देख सकते हैं आप इस डायग्राम में डीपोलराइजेशन की वेव्स स्लो वेव्स भी हैं और लार्जर वेव्स भी हैं. बट द लार्जर वेव्स सच एज स्टिमुलेशन बाय स्ट्रेच, एसिटाइलकोलिन, समटाइम बाय पैरासिम्पैथेटिक्स, तो इसे हम बोलते हैं ये डीपोलराइजेशन की वेव्स है. और हाइपरपोलराइजेशन कौन कौन कॉज करता है? सिंपैथेटिक्स और नॉरएपिनेफ्रिन, ये हाइपरपोलराइजेशन कॉज करेंगे. स्पाइक्स क्या है यहाँ पे ये नोट कीजिएगा. स्पाइक्स आर द ग्रेटर एक्शन पोटेंशियल्स व्हिच रिजल्ट ड्यू टू डीपोलराइजेशन. तो ये डीपोलराइजेशन की वजह से स्पाइक जनरेट होंगे.
This is an all or nothing phenomena that is always triggered when the action potential threshold is reached and always follows the same waveform. आपने पढ़ा कि एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होना ये ऑल और नन रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। एक्शन पोटेंशियल स्पाइक्स कैसे बिल्ड होती है, या एक्शन पोटेंशियल का जो ग्राफ आपने नर्व इंपल्स के हवाले से पढ़ा था, इसमें ये पीक्स कैसे बिल्ड होती हैं। The spike time. The spike lasts for just 1 or 2 milliseconds, but can move along an axon at a speed which exceeds usually 100 meter per second, 120 meter per second तक भी हो सकती है. It begins as a rapid increase in voltage through a rising phase to an overshoot phase when the interior of the cell is more positively charged than the exterior. जो speed of the impulse है, ये शायद पहले भी डिस्कस हुआ, it depends upon the two factors. अगर न्यूरॉन्स लार्जर है, उनका डायमीटर ज्यादा होगा तो इंपल्स ट्रांसमिशन भी रैपिड होगी, बिकॉज देयर विल बी नो रेजिस्टेंस और लेस रेजिस्टेंस फॉर द मूविंग आयंस. तो लार्जर न्यूरॉन्स ज्यादा स्पीड प्लस माइलिन शेल भी इसको स्पीड को बढ़ाती है. In terms of ion transport, once the depolarization of the cell membrane reaches the action potential, threshold gates in the membrane open, allowing sodium to enter the cell, increasing the Mayer voltage more rapidly. The increasing sodium conductance is followed by increase in potassium conductance. ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम को जरा गौर से अगर देखें तो इसी की एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि ये चेंजेस कैसे आ रही होती हैं. जस्ट लुक एट दिस. बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसका मेन फैक्टर तो आपने पढ़ा था, इट इज मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप, एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप. बट डीपोलराइजेशन रिजल्ट्स ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट्स. अब सोडियम का इन्फ्लक्स होगा. होता यह है कि ये जो चैनल्स है सोडियम के या पोटेशियम के, दे आर वोल्टेज गेटेड चैनल्स, दे आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द वोल्टेज. जब पॉजिटिविटी की तरफ वोल्टेज जाएगी तो फिर पोटेशियम गेट्स ओपन होते हैं. पोटेशियम गेट्स ओपन एंड दे कॉज आउटफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम, क्योंकि हमने पढ़ा था सोडियम गेट्स और पोटेशियम गेट्स से सिर्फ वन वे मूवमेंट है. सोडियम गेट्स इनफ्लक्स करते हैं सिर्फ, और पोटेशियम गेट्स आउटफ्लक्स पोटेशियम का. जबकि सोडियम पोटेशियम पंप से ऑपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अपहिल मूवमेंट ऑब्जर्व की थी हमने. पोटेशियम गेट्स का ओपन हो जाना क्या कॉज करेगा? इट विल रिजल्ट इन द रीपोलराइजेशन, कि दोबारा से मेम्ब्रेन नेगेटिविटी की तरफ आएगी. और अगर पोटेशियम गेट्स की एक्टिविटी बढ़ जाए, या पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन के केस में जैसा हमने देखा इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स में, अगर पोटेशियम ज्यादा लीक आउट कर जाए फर्दर स्टिमुलेशन की वजह से, पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाए न्यूरोट्रांसमीटर बेस भी, तो फिर फर्दर ये नेगेटिविटी की तरफ मूव करेगा और हाइपर पोलराइजेशन कॉज हो जाएगी इस पॉइंट पे. रिफ्रैक्टिव पीरियड व्हेन सोडियम गेट्स कैन नॉट ओपन, वो टाइम पीरियड जिसके दौरान आप स्टिमुलस देंगे भी तो सोडियम गेट्स कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ओपन नहीं होते, दैट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड. Sodium gates now begin to close, termed as sodium gates inactivation, and the Maillard voltage begins to fall. When potassium gates open, sodium gates start closing. It falls below the resting potential as a result of the ongoing activity of the potassium. बाजुकात ये -65, -70 से भी नीचे fall कर जाता है, and that is termed as hyperpolarization. But as the depolarization of the membrane subsides, so too does the conductance of potassium, and so the resting potential is re-established. तो साथ साथ जो है वो डिपोलराइजेशन की वेव भी चल रही होती है, तो मेम्ब्रेन सो पोटेशियम की कंडक्शन और सोडियम की कंडक्टेंस के साथ साथ ये जो सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी होती है वो दोबारा से उसको रेस्टिंग की तरफ ही ले आती है. ये कॉन्सेप्ट आपने फिजियोलॉजी में भी यकीनन पढ़ा होगा कि जरूरी नहीं कि एक न्यूरॉन से अगर मैसेज आया है एक साइनेप्स के थ्रू तो ये एनफ होगा सेकेंड न्यूरॉन के अंदर इंपल्स जनरेट करने में. Sometime multiple impulses are required to stimulate nerve impulse within the single neuron. अगर multiple impulses required है तो उन्होंने अपना इफेक्ट इंटीग्रेट करके cumulative वे में second neuron पे ऐड करना होता है. The cumulative effect on the second neuron, combined effect जो होगा, that is termed as summation effect. And summation can be described in two ways. One of the summation is spatial summation and other one is temporal summation. I would like to ask about these two terms with reference to physiology
which we have discussed in the previous semester. As we have discussed, summation mean कि additive effect, addition होना. Spatial, जैसा कि उसामा ने डिस्कस भी किया, it refers to the space of time. Sometimes it happens that more than one neurons they are making synapse with the same neuron. अगर एक ही न्यूरॉन के साथ ज्यादा न्यूरॉन साइनेप्स बना रहे हैं तो ये स्पेशल समेशन कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एक है और इनकमिंग न्यूरॉन 5 है, 6 है, 7 है या 10 है. वो 5, 6, 7, 10 न्यूरॉन्स अब एट द सेम टाइम मैसेज कम्युनिकेट करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर सेकंड न्यूरॉन पे ऐड करेंगे बेटा, तो सेकंड न्यूरॉन पे समेटिव या समेशन का इफेक्ट आएगा और नर्व इंपल्स तेजी से जनरेट हो जाएगी. So effect of different neurons at the same time उसे हम बोलते हैं spatial summation. Temporal summation it refers to the frequency कि एक ही न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज मिलना है, पर एक मिनट में अगर 5 इम्पल्सेस ट्रेवल कर रही थी, लेट मी से पर सेकंड में अगर एक थी तो पर सेकंड में 2, 3, 4 इम्पल्सेस अगर ट्रांसमिट कर जाएं या इससे ज्यादा इम्पल्सेस ट्रांसमिट कर जाएं तो उसका मतलब है पर यूनिट टाइम में इनकमिंग इम्पल्सेस का नंबर इंक्रीज कर गया. So it is temporal summation. Temporal summation is related to the frequency of the incoming impulses, while spatial summation it refers to the more neurons or number of neurons which are providing neurotransmitters or providing impulses to the second neuron. Sometimes a single postsynaptic potential is enough to induce a spike, but often the combined effect of the number of them is required. तो कंबाइंड इफेक्ट आपने देख लिया, दो तरह से होता है, स्पेशल भी होता है और टेम्पोरल भी. Some nerve cells show a phenomenon termed as summation, whereby a series of small postsynaptic potentials coming from one or a number of sources have an additive effect. Their individual charges are summed to achieve the threshold required for spike production. Spike production अभी अभी आपको बताया, जब ज्यादा नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल की बजाय ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में आपने ऑब्जर्व भी किया. ये स्पाइक्स आपको नजर आ रही होंगी कि ज्यादा इंपल्स डिपोलराइजेशन का ज्यादा डेवलप हो जाना, इट्स कॉल्ड स्पाइक कंडक्शन या स्पाइक प्रोडक्शन. सिनेप्टिक फैसिलिटेशन भी हम एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं. इज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म प्लास्टिसिटी दैट एनहांसेस सिनेप्टिक ट्रांसमिशन फॉर लेस देन अ सेकेंड. फैसिलिटेशन बड़ा एक यूनिफॉर्म सा प्रोसेस है थॉट टू प्ले क्रिटिकल रोल इन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एंड न्यूरल प्रोसेसिंग. हम फैसिलिटेशन की बात दोबारा से करते हैं, बट इससे पहले ये कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है सबमिशन के हवाले से. एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल द करंट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्लोइंग थ्रू नर्व्स. और एक्सॉन हिलिक क्या चीज होती है? एक्सॉन हिलिक द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज फॉर्म्ड इन द न्यूरॉन. यूजुअली सेल बॉडी के करीब जो एरिया होता है उसे हम नाम देते हैं एक्सॉन हिलिक. खैर, ये नंबर 1 आपको डिफरेंट न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं. स्टिमुलेशन बाय सेवरल प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन अबाउट स्पेशियल समेशन. And number 2, excitatory postsynaptic potential spread over several synapses to axon hilix. एक से ज्यादा एरिया से synapses बन रहे हैं and post synaptic neuron it fires the spikes. इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ. यह स्पेशल समेशन. जबकि टेम्पोरल समेशन क्या है? स्टिमुलेशन बाय वन प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन. सिर्फ आप देख सकते हैं इधर तो डायग्राम 1 में 1, 2, 3 तीन न्यूरॉन्स के साथ आपको एक्साइटेशन नजर आ रही होगी, फिर इंपल्स आगे ट्रांसमिट हुई है. लेकिन डायग्राम 2 में अगर आप देखें, जो सेकंड डायग्राम है, इसमें एक ही न्यूरॉन से मल्टीपल इंपल्सेस, मल्टीपल स्पाइक्स ने ट्रेवल किया और उनका इफेक्ट सम होके सेकंड न्यूरॉन में पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल फायर करता है. इट्स कॉल्ड टेम्पोरल समेशन. और फर्स्ट वन जिसमें न्यूरॉन ज्यादा इन्वॉल्व थे बेटा, इट्स कॉल्ड स्पेशल समेशन. Special electrical signals flow from 3 or 4 synapses towards the axon helix. और axon helix क्या होता है? The region where the electrical impulse is formed in a neuron or nerve cell. Well, facilitate करना, facilitation, ये क्या चीज है? When presynaptic axon is stimulated with several consecutive individual stimuli,
each evokes larger postsynaptic potential than previous stimuli. इसकी कॉज क्या हो सकती है? प्रोलॉन्ग्ड चैनल ओपनिंग। लेकिन यहाँ पे भी आपने एक बात नोट करनी है, जैसे आपने एक्साइटेशन की बात की ना कि एक्साइटेटरी हो सकते हैं, जो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल एक्साइटेटरी हो सकते हैं, इनहिबिटरी हो सकते हैं। बेटा फैसिलिटेशन भी दो तरह की होती है। एक होती है प्री सिनेप्टिक फैसिलिटेशन, जिसका यहाँ पे जिक्र है कि अगर कैल्शियम आयन चैनल्स ज्यादा देर तक ओपन रहेंगे, एंड ओपनिंग ऑफ कैल्शियम आयन चैनल्स फॉर अ ग्रेटर टाइम, फॉर मोर टाइम, will result in release of more stimuli from the presynaptic neuron. और उससे क्या होगा कि ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने से एक्साइटेशन इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इंक्रीज कर जाएगी. But there is another type of facilitation that is termed as post synaptic facilitation. पोस्ट सिनेप्टिक फैसिलिटेशन क्या है कि जो सेकंड न्यूरॉन है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, सेकंड मेम्ब्रेन, that becomes facilitated used to a specific types of ion channels. वो स्पेशल वे में भी हो सकता है, टेम्पोरल वे में भी हो सकता है कि अगर मल्टीपल आयन चैनल्स आ रहे हैं और सोडियम गेट फॉर एग्जांपल ओपन है, वहां पे मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से आयन चैनल्स ओपन है, तो उनकी बार बार स्टिमुलेशन से उनकी ओपनिंग क्लोजिंग आसान हो जाएगी, या उनकी ओपनिंग आप कह लें यूज्ड टू हो जाएगी, एडिक्टेड हो जाएगी उसकी. तो बाज़ औक़ात कुछ चेंजेस, कुछ जो है वो पहले न्यूरॉन के अंदर, फर्स्ट न्यूरॉन के अंदर इस पल्स ट्रांसमिशन को सिनेप्स के अक्रॉस फैसिलिटेट करती हैं, एंड समटाइम्स दीस चेंजेस दे फैसिलिटेट इन द सेकंड टाइप ऑफ न्यूरॉन. दैट वाज ऑल अबाउट synapse, its facilitation and excitation as well as inhibition of the synapse. तो इसमें फर्दर हम इसकी implications, applications डिस्कस कर रहे होंगे with reference to the behavior, the different behavioral patterns of animals. Thank you so much.